नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको देख कर के हम सभी को प्रेरणा मिलता है कि समाज में कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं और छोटे-छोटे कार्यों से भी हम लोगों के जीवन में एक उजाला का कार्य कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ 77 बार रक्तदान कर चुके जसपाल सिंह जी हैं, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, पेशे से व्यवसायी हैं और कार्यों से और अपने कर्म से वो एक समाज सेवी हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं उनके अब तक के सफर के विषय में भी और किस तरह से इस कार्य को चुना उन्होंने और क्या-क्या उस रास्ते में बाधाएँ आई और अभी कहाँ हैं और आगे की क्या-क्या संकल्पना है उनकी। चलिए बात करते हैं। प्रणाम सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, अभी मैं अपने दर्शकों को आपके विषय में बता रही थी, हालाँकि मुझे बहुत थोड़ी जानकारी है आपके बारे में लेकिन आज हम मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों को वो सारी बातें पता चलेंगी, जो उन्हें पता होनी भी चाहिए कि एक व्यक्ति हमारे बीच से कितना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो सर, किस तरह से आपने इस रास्ते को चुना और कब से आप समाज सेवा में लगे हुए हैं? देखिए, चुनने की आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ तक काम शुरू करने की बात है तो हमारे पास शुरू से ही सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे पास शुरू से हम लोगों को बताया जाता है कि सेवा करत हुए नेकामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। तो हम लोग बचपन से गुरुद्वारा जाते थे और वहाँ से अपने स्तर तक छोटे-छोटे सेवा कार्य जो हम लोग कर सकते थे, वो करते रहते हैं। और बचपन से ही कर रहे, जब बड़े हुए तो हमारे एक मित्र के साले बाहर से आए हुए थे, उनको रक्त की ज़रूरत पड़ी। उस समय तक कहीं शहर में अपना जो है रक्त बैंक नहीं हुआ करते थे और किसी को ज़रूरत पड़ती थी, तो अपने सगे-संबंधियों को खोजता था, भाई कोई रक्त मिल जाए। तो उन्होंने डरते-डरते हमसे पूछा, क्या आप थोड़ा रक्त दे सकते हैं? तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपना रक्तदान उन्हीं के लिए किया था और मेरे साथ एक मित्र भी थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो तब से कुछ चस्का चढ़ गया और फिर किसी को ज़रूरत पड़ी तो इसको दान हम लोग रक्तदान करते रहते थे। तो जब हमने इसमें और अध्ययन किया तो हमको ये पता चला कि रक्तदान करने से हमको अपने शरीर को अनेक फ़ायदे हैं। जी, बिल्कुल। और जब ये हम जब भी ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारी कई तरह की जाँचें हमेशा होती रहती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, हीमोग्लोबिन पता चल जाता है। इस तरह की अनेक चीज़ें हमको पता चल जाती है, उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इन सब चीज़ों के पता चलता रहता है, बीमारियों का मलेरिया का टेस्ट भी उसी समय होता है जब ब्लड डोनेट करते हैं। तो अनेक फ़ायदे होते हैं। जी, बिल्कुल और सर निश्चित रूप से तो रक्तदान के अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन भ्रांतियाँ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं और आज आपके माध्यम से उन भ्रांतियों को भी दूर करने का एक मौका मिलेगा। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि रक्तदान के बाद किसी तरह की कोई कमज़ोरी तो नहीं आती है? जैसा लोगों को लगता है भैया खून ले लोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, लोगों में ये रहता है। हाँ, ये समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि हुँ, रक्तदान के बाद कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप रक्तदान करते हैं, तो जो उसका हमारे शरीर में 10 यूनिट ब्लड है, उसमें से केवल 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है, जो लगभग 350 एमएल के बराबर होता है। और जब वो हमारा ब्लड ले लिया जाता है, तो उसी समय हमारे शरीर से पानी से, लिक्विड से वो वॉल्यूम उसका पूरा हो जाता है विदिन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर हमारा फिर 10 वॉल्यूम खून पूरा हो जाता है। और जो उसकी क्वालिटी है, उसकी श्रेष्ठता है, वो जो है हमारी जो है 21 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो बिल्कुल। इस तरह से हमारा जो है रक्त वो निरंतर जो है बनता रहता है और एक हमारा ताज़ा रक्त बनता रहता है। तो कमज़ोरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, बल्कि उसके उल्टा ये होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर नया रक्त मिलता है, तो हमके अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। तो इससे आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। यहाँ तक कि मैं अपने घर से, अपने बाइक से, स्कूटर से लगभग 4 किलोमीटर अकेले जाता था पहले, ब्लड डोनेट करता था और घर पे आके अपने घर वापस चला आता था, आज 15-20 मिनट बाद। कभी आज तक किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं महसूस हुई, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं ली है, जो डाइट मैं लेता था, वही मैं डाइट हमेशा लेता हूँ।
क्या बात है सर। और ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है आपकी। और जैसा मैंने आपके बारे में जाना और थोड़ा बहुत जो मुझे सूचना मिली है, हर 3 महीने में आप रक्तदान करते हैं, तो जी हर हाँ। 3 महीने में करना क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये मेडिकल से भी वो है कि आप हमारा जो शरीर जो हमने अभी आपको बताया है, उसका जो क्वालिटी वो 1 महीने के अंदर मेंटेन हो जाती है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 माह के बाद हम पुनः एकदम उसी ऊर्जा के साथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई भी खतरा नहीं होता है। 18 से 68 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति हर 3 माह में एक दफा जरूर रक्तदान कर सकता है। उसको कभी कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। और आपको ये जानकर मतलब पता चलेगा कि जब आपके रक्त से किसी की जान बच रही है, तो जो खुशी का अनुभव होगा, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज हमारे एक रक्तदान करने से 4 लोगों तक का जीवन बचाया जा सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तभी कहा गया रक्तदान महादान है। दधीच ने एक दफा अपनी हड्डियों का दान किया था, और हम तो हर 3 माह पर अपने ब्लड दान करके 4 लोगों की जान बचा रहे हैं, बचा सकते हैं। आप सब लोग आइए, रक्तदान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से सर। और वाकई 3 महीने में एक बार देना, तो साल में जिस तरह से आपने इसका एक लक्ष्य बनाया है, अभी तक आपने 77 बार रक्तदान किया है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा मिसाल है लोगों के लिए भी। तो लोग भी उससे जरूर प्रेरित होंगे। सर, इसके अलावा आप और क्या क्या कार्य करते हैं नहीं, अभी समाज हमारी सेवा के? रक्तदान का भी जो हम काम कर रहे हैं, जी हमने जी। अपने रक्तदान करने के साथ साथ लोगों को प्रोत्साहित भी किया है। आज हमने गोरखपुर में अपने गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में एक श्री गुरु जी नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी बनाई हुई है। उसके माध्यम से हम हर 3 माह में एक रक्तदान शिविर लगाते थे 2019 तक। 2019 से गोरखनाथ ब्लड बैंक में एक वैन आ गई, मोबाइल वैन आ गई है। तो अब हम हर माह एक रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग आके रक्त डोनेट करते हैं। तो जब वो रक्त डोनेट करते हैं तो वहाँ एक उत्सव का माहौल होता है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर रक्तदान के प्रक्रिया चल रही है, एकदम पर्व जैसा होता है। हम लोग वहाँ करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो रक्तदान करते हैं। तो ये रक्तदान रक्त जो है हमारा, वो श्री गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक में हमारे पास जमा हो जाता है। तो शहर में, बल्कि अब तो देहात से बाहर से भी जो लोग आते हैं, उनके पास रक्त नहीं होता है, तो वो कहीं से हमको फोन करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम उनको 1 यूनिट की रक्त प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पास इस समय 100 से ऐसे अधिक रक्तदाता हैं जुड़े हुए हैं हमारे संगठन से, सभी धर्मों के हैं, जो रात में किसी समय भी जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। और ये कोशिश रहती है कि सबको कम से कम 1 यूनिट रक्त जरूर मिल जाए। बात है सर। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि बस अच्छा कार्य करते रहिए, तो लोग आपसे निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। एक कारवा बन जाता है। सफर तो कोई अकेला ही शुरू करता है। बिल्कुल सही बात। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोग हमसे जुड़े हुए हैं सर। और उन लोगों में सुधा मोदी जी हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। अस्मित बिन्नी जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, और सुधा मोदी जी कहती हैं, थोड़ा सा लंबा सा कमेंट है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कि कहती है, मेरा हार्दिक स्वागत है और सदैव की तरह नमन है आज आदरणीय जसपाल भैया को। आपके जज्बे को सलाम। आप बिल्कुल उस वट वृक्ष की तरह हैं जिसकी जड़ ने सभी के दिलों में स्थान बना लिया है। आप बिल्कुल उस वृक्ष की तरह हैं जिसमें जितने वृक्ष की तरह हैं जिसमें जितने फल होते हैं उसकी डालियां झुकने लगती हैं। आपके सरल, नम्र और समर्पित भावों को मैं सदैव प्रशंसक रहती हूँ। क्या बात है ना। उनको और मेरी उनकी तरफ से जो, धन्यवाद बोलिए। उनका स्नेह हमको हमेशा मिलता रहता है, सुधा मोदी बहन का। जी उनको हाँ, हमारी बिल्कुल तरफ से समाज सेवा के प्रति वो भी बहुत ही बहुत सकारात्मक अग्रसर है रवैये वो। के साथ। कई कार्यक्रम में हम लोग साथी, उनका भी ब्लड डोनेशन में रहता है हिस्सा। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो कहते हैं कि वह रक्तदान के साथ साथ सामाजिक समरसता व एकता भी बहुत खूब। निश्चित रूप से। और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो सभी लोग मिलकर करते हैं, तो एक सामाजिक समरसता का भाव उसमें अपने आप ही सम्मिलित हो जाता है। तो सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने बताया कि लोग आपसे जुड़ते गए, हर धर्म के लोग, तो क्या इसमें कभी कोई किसी ने कुछ नकारात्मकता भी रही किसी की? नहीं, ये हमारा सौभाग्य रहा कि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमसे नहीं मिला। और हमारी गुरबाणी भी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे।
तो हम किसी को मंदा समझते ही नहीं है। हमको तो हर एक में भगवान नजर आता है। जब सेवा करते हैं हर व्यक्ति में भगवान, हम अपने भगवान की सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करते हैं। तो हमारी जो सोच हमारी उसके साथ हमारे लोग मिले हुए हैं, तो हम लोग को कोई नकारात्मक सोच वाला नहीं मिलता है, बल्कि सब लोग अच्छी सोच वाले हैं। अच्छे सब लोग अपना अपने तरीके से सहयोग देते हैं। निश्चित रूप से सर, और जहाँ आज मैं जैसे जैसे कमेंट्स यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मुझे इस बात पे और विश्वास होते जा रहा है कि किस ऊंचाई को अभी तक आपने, और किस तरह से ऊंचाई भी छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि किस तरह से आपने लोगों के दिलों को छुआ है अपने कार्यों से। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ लोगों की बातों से। तो सर ये तो एक है रक्तदान का कार्य जो आप अनवरत कर रहे हैं। तो ये ब्लड बैंक है क्या? 2 ब्लड बैंक हैं जिसमें निःशुल्क लोगों की सेवा की जाती है। इसके नहीं अलावा भी नहीं, जी, निःशुल्क रक्तदान हम देते हैं, उनको कार्ड जी, देते जी, जी। हैं। वहां पर उनके मेंटेनेंस चार्ज होते हैं ब्लड बैंक के। जैसे गोरखनाथ ब्लड बैंक में 900 रुपया लगता है। वो अच्छा, जाके व्यक्ति 900 रुपया जमा करता है। कुछ ब्लड को मेंटेनेंस चार्जेज भी होते हैं ना, टेस्ट होते हैं, कई तरह के चार्जेज होते हैं। तो बहुत कम दाम में 900 रुपए में किसी भी व्यक्ति को वहां रक्त मिल जाता है। हाँ, अगर किसी के पास नहीं रक्त पैसे हैं तो उसकी भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। उसको हम लोग अपने पास से, कई गरीब लोगों को हम लोग अपने पास से भी पैसा दे देते हैं। उसके लिए कोई कहता है, किसी के पास नहीं पैसे होते हैं, क्योंकि डायलिसिस हम्म, में कई दफा ऐसा होता है कि हर हफ्ते 2-2 यूनिट ब्लड लगना पड़ता है। तो कई गरीब आदमी हमारे पास थे, जिसमें से एक की तो मृत्यु भी हो गई, जिसको हम लोगों ने काफी आर्थिक सहयोग भी देते हैं। सर अब मैं देख पा रही हूँ कि आप कई प्रकार के सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, और उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताते चलिए। आप अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत। अब जी जी जी। इसका क्या कार्य है? किस प्रकार का इसका कार्य क्षेत्र है? इसमें हम लोग का कार्य रहता है कि किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो। किसी को पुलिस से या किसी प्रशासन से कोई कष्ट होता है तो हम लोग अपने कोतवाली से, डीएम साहब से मिल के उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस मानवाधिकार का, किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी पुलिस को किसी को अरेस्ट कर लेती है, कुछ होता है जो हम लोग की नजर में होता है, तो हम लोग डीएम साहब से बात करते हैं, पूरा सहयोग रहता है उसमें, हर तरह का सहयोग तो मिलता हर है। तरफ आपकी नजर है। जी जी ये जी। भी अच्छी बात है। समाज में रहना, देखिए हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं, सरकार से सब चाहिए। हमको अपने फंडामेंटल राइट्स तो पता होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, उस पर हम जरा सा भी काम नहीं करते कि समाज के प्रति, देश के प्रति हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। केवल सरकार पर छोड़ देने से देश नहीं चला करते, जब तक वहां के नागरिक सक्रिय नहीं रहेंगे। तो उन सबों को बहुत सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इसी सबको देखते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। अब देखिए, एक हम लोग की सेवा होती है लंगर की सेवा, तो आपको सबको मालूम है। कहीं भी हम लोग खोल के बैठ गए, लंगर चलता रहता है। इसके अलावा जैसे हम लोग, सबके घरों में कपड़े इतने ज्यादा बनते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, आजकल रिपेयर कोई नहीं करता है, हर समय नए कपड़े चाहिए सबको। तो हम साल में कम से कम 2-3 दफा ऐसा करते हैं कि अपना सोशल मीडिया पर डाल के सबसे कपड़े भी इकट्ठे करते हैं। उन कपड़ों को, जो अच्छे कपड़े होते हैं, पहनने योग्य होते हैं, उन सबों को हम लोग अपना लंगर चलाते हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कि तुम ये कपड़ा लो, वो खुले आम पड़े रहते हैं। कोई 2 उठा रहा है, 4 उठा रहा है, 10 उठा रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं। उठा के ले जाओ, अपना नाप देखो, तुम्हारे मतलब का है, ले जाओ। तो इस तरह की कई तरह की सेवाएं हम लोग चलती रहती है, लंगर की चलती रहती है। अभी पीछे कोरोना काल था, जी बिल्कुल। निम्न वर्ग को तो सरकार दे देती है, उनको कोई शर्म नहीं आती, बड़े वर्ग को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? मध्यम वर्ग लाइन नहीं लगा सकता है, वो भूखा रह लेगा, आपसे मांगने नहीं आएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए भी कुछ काम किया है। जैसे हम लोगों ने अपने में एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें सबका आर्थिक सहयोग मिला था, और हम लोगों ने कह दिया कि जिसको जो भी चाहिए, वो अपने हमको पर्सनल व्हाट्सएप पर देता था, और हम उसको जो है उसकी व्यवस्था करवा देते। सूखा राशन, क्योंकि जैसे पका हुआ राशन जो होता था ना, वो बहुत फेंक दिया जाता था, इतना ज्यादा बनने लग गया था अपने शहर में कि लोग उसको फेंक हम्म, देते थे। तो उसको जो है हम लोगों ने लेके, लोगों को सूखा राशन, किसी को नगद की जरूरत होती थी, कई खर्चे होते थे, उसको कैश की भी व्यवस्था करवाई, दवाइयों की व्यवस्था कराई। अब समाज में रह के हमको ये, हमारा सामने वाला भूखा रहे तो ये हमको शोभा नहीं देता है। हमको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसका बच्चा अगर फीस के बिना स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो इस तरह के सब काम हम लोग करते रहते हैं। और हम खास करके अपने गुरुद्वारे में ये
कोशिश करते हैं, जैसे किसी की बच्ची की शादी है या किसी की फीस नहीं है, तो हम लोग संडे के संडे उसको बुला के उसकी अलग से मदद कर दिया करते हैं, पूरी संगत के सहयोग से करवाते हैं। तो संगत भी हमारी अच्छी है, जो बैठा होता है जैसा चाहता है वैसा दे देता है, किसी का नाम नहीं, किसी का कुछ नहीं है, बस उसको मुट्ठी उठाया, मुट्ठी उठा के दे दी। इस तरह ये की तो सेवा खैर करेंगे। हमारे देश में ना हमेशा से है, और किसी भी कोने में आप चले जाइए, गुरुद्वारे का जो सेवा होता है वो मिसाल है अपने आप में। क्योंकि अभी कोरोना काल में भी जिस तरह से रक्त शिविर लगा या जो भी उन लोगों ने हेल्प किया, यहाँ तक कि ये रक्त लंगर भी यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, जी दिल्ली जी में जी बहुत देखने को मिला। और जिल उस समय कैसे सबके कचोट रहे थे, किस दौर से हम लोग गुजरे हैं, ये कहने वाली बात नहीं, क्योंकि सबकी कहानी एक जैसी ही है लगभग। तो सर, एक प्रश्न है आगे, मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको जरूर यहाँ पहले रख लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। सुधीर श्रीवास्तव जी हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या शुगर की समस्या वाले लोग भी रक्तदान कर सकते हैं, जी जो हाँ। डायबिटिक मैं हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं डायबिटिक का पेशेंट पिछले कई वर्षों से हूँ और मैं हर 3 माह में रक्तदान कर रहा हूँ और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, अगर डायबिटिक की दवा से कंट्रोल है तब तो आप दे सकते हैं, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है तो आप कृपया अपने डॉक्टर के सलाह से ही रक्तदान करें। ब्लड प्रेशर वाले जो है, लो ब्लड प्रेशर वाला ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड डोनेट कर सकता ये है। भी कोई एक भी जिस बहुत ही जी सर। किसी हाँ जी, किसी गंभीर बीमारी में जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट, गर्भवती महिला, ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, बाकी सब डोनेट कर सकते चलिए, आज आपके माध्यम से ये भी बात पता चली कि डायबिटिक पेशेंट भी दे सकते हैं अगर वो हैं। जी हाँ। इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो ये जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सेवा भाव सीखने के लिए गुरुद्वारा से बेहतर कोई स्थान नहीं है, ऐसा रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और सर तो हमारे सामने हैं ही एग्जाम्पल के रूप में। सर, एक और है, जिस तरह से आप संगठन से आप जुड़े हुए हैं, एक है आप संरक्षक है हम है ना, हम है ना, बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है जो छूता जी है। जी जी। किस तरह का ये कार्य? ये हमारे धर्मशाला पुलिस चौकी के इंचार्ज श्री प्रमोद सिंह जब गोरखपुर में पोस्ट है तो एक हम लोग को संगठन बनाया था, हम है ना। तो वहां पर हम लोग हर सप्ताह लंगर लगाते थे, हर सप्ताह मंगल को लंगर लगाते थे, दवाइयाँ मलाते थे और कपड़े भी वहां हम लोग बांटते थे। तो इधर कोरोना काल में वो हमारी सेवा स्थगित चल रही है, लेकिन बहुत शीघ्र वो भी सेवा शुरू हो जाएगी। तो हम है, मतलब हम है, आपको कोई भी कष्ट है हमको बताइए, हम है, आपकी हर तरह का सहयोग करते थे उस संस्था से हम। लेकिन कोरोना काल में लंगर लगाना थोड़ा उचित नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भीड़ लग जाती थी बहुत ज्यादा, वहाँ हमारी बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे हमारे पास। वो हम हर मंगल को लंगर लगाते थे वहाँ पर, लेकिन आजकल वो स्थगित है। लेकिन बहुत शीघ्र कोरोना जहाँ खत्म हुआ हम लोग वो सेवाएं फिर पुनः शुरू करेंगे। लेकिन हम हमारे कार्यालय से आज भी हम लोग सूखा राशन दे रहे हैं, कपड़े वितरित कर रहे हैं आज भी जरूरतमंदों को। बहुत अच्छी बात है सर। और कोरोना काल, अब मुझे लग रहा है कि भगवान की ऐसी ही मेहर रही और लोगों ने साथ और थोड़े दिन थोड़ी और संयमित तरीके से रहेंगे तो शायद हमारा इससे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ कम चल रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी अपने आसपास देखते हुए कि क्या कोरोना का क्या हाल है? नहीं, फिलहाल तो कोरोना का यहाँ पर कोई प्रकोप नहीं है, कम है, कंट्रोल में है। लेकिन हम लोग जो है बहुत लापरवाह हो गए हैं। हम लोग एकदम भूल गए हैं कि कोरोना, दूसरा वाला कोरोना जो हम लोगों ने झेला था, उसमें हमारे कितने मित्र चले गए हैं ये हम आपसे बता नहीं सकते। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र चले गए उसमें। लेकिन बिल्कुल। आज भी हम लोग इतने लापरवाह हैं, मास्क हम लोग लगा नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे मोदी जी हमेशा कह रहे हैं कि तीसरी लहर का भी खतरा, कोरोना गया नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम लापरवाह है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाइए तो कम से कम मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करिए। भीड़ भाड़ से बचिए, भीड़ भाड़ ना लगाइएगा। एक आदमी का काम है तो एक आदमी काम करके चला जाए, जरूरी नहीं कि पूरा घर भर जाए तब वो परचेजिंग होगी। आप एक आदमी भी जाके परचेजिंग कर सकते हैं, एक आदमी जाके काम कीजिए, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, अभी आने के उसके पूरे पूरे चांस है। ये हमारा अनुभव बता रहा वो बिना बुलाए आता नहीं है, उसका अपना सेल्फ है। हाँ रिस्पेक्ट जी। बहुत ज्यादा है, जी तो हाँ। उसको बुलाने तो जी कृपया आप ना जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आप हमें बता रहे हैं, और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि
अधिक से अधिक आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण बातें लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए और तभी इसका लाभ है। देखिए, एक और गोरखपुर के गौरव हैं सर जी, सादर प्रणाम, रागिनी पांडे जी कह रही हैं। गौरव नहीं, हम तो एक आपके सेवक हैं यहाँ के। गोरखपुर की जनता से बहुत स्नेह मिलता है हमको, हम तो यहाँ के सेवक हैं। और सौरभ पांडे जी भी जुड़े हैं, गोरखपुर के महान रक्तदाता के प्रति बधाई। प्रमोद सौरभ पांडे जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। जी जी, नमस्कार कह रहे हैं सौरभ पांडे जी। और सौरभ पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अभी आपको एक पुरस्कार मिला है, उसके बारे में भी हम आपसे बहुत अच्छे से जानेंगे। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रमोद श्रीवास्तव जी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। निश्चित रूप से हम सभी इस बात को मानते हैं और कह रहे हैं कि महानतम व्यक्तित्व जसपाल सिंह जी, सौरभ पांडे जी कह रहे हैं। बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद प्यार बहुत है आपके साथ। जी बिल्कुल। और सर, बहुत सारी बातें और भी हैं, जैसे आपने बताया कि हम है ना, उसके बाद एक नाम और है राष्ट्रवंदन समिति। ये इसका क्या कार्य क्या है राष्ट्रवंदन समिति? राष्ट्रवंदन समिति जो है, आजकल के समय में हम लोग देख रहे हैं कि देश के प्रति भावना कम होती जा रही है। हर लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो एक समिति बनाई गई, राष्ट्रवंदन समिति, जो कि राष्ट्र में युवकों में खास करके गौरव भरने का काम करती है। जो राष्ट्र के प्रति सेवा की काम है, लोगों के अंदर उत्साह भरना, लोगों को सामाजिक बुराइयां से बचाना, इन सब के लिए राष्ट्रवंदन समिति बनाई गई। हम लोग हर महीने राष्ट्रीय आरती उतारते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया था स्वतंत्रता उस पे दिवस पर। तो इस तरह के हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, इन सब तरह के कार्यों के लिए हम लोगों ने राष्ट्रवंदन समिति बनाई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने विश्व का सबसे लंबा तिरंगा संगठन बनाया हुआ है, जिसमें रघुवंश जी काम करते हैं। तो उसमें भी हम लोग बहुत सक्रिय रहते हैं। अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, लोगों को तिरंगे का महत्व बताते रहते हैं कि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा हमारे गोरखपुर में बना हुआ, उसके लिए हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या बात है भाई। और इसके लिए तो वाकई गोरखपुर के सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और निश्चित रूप से आप लोग जो आगे बढ़ करके इस तरह के विचार रखते हैं और उस पर कार्यशील भी रहते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी के लिए, निश्चित रूप से सर। और बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए कमेंट से, मैं थोड़ी देर बाद उसको पढ़ती हूँ। एक नाम और मैं देख पा रही हूँ कि चलिए, आपने बताया जिस तरह से कि कपड़ों का लंगर, इसके बारे में तो आपने बताया है सर। और क्या क्या कार्य आप फिलहाल अभी चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी आप पूरी तरह से, तो जो जो स्थगित चल रहे हैं उन कार्यों को आप कब तक शुरू कर पाएंगे? नहीं, अभी तो देखिए, हम लोग भीड़ भाड़ से बचते हुए अपनी सेवा सहयोग की भावना से चल रहा है। प्रयास एक परिवर्तन के माध्यम से भी हम लोग जो है 20 रुपए में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों तो ने उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। मेरी जी प्रवीण जी से मेरी बात हुई थी और पिछले सप्ताह में। जी, तो उसमें हम लोगों ने प्रयास एक परिवर्तन द्वारा एक ई रिक्शा बनवाया गया, जो शहर में दिन भर में अपना भोजन उपलब्ध करा रहा है, और शाम को सिविल हॉस्पिटल पर वो एकदम फ्री में वहाँ पर परिचितों को अपना लंगर की सेवा चल रही है। तो इस तरह के अनेक संगठन है, सबसे काम चल रहा है गोरखपुर में। और कोरोना को देखते हुए सब लोग थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन अब हम लोगों ने पुनः काम करना शुरू किया है। हमारा केवल रक्तदान वाला शिविर कोरोना समय में भी चलता रहा है। कोरोना समय में भी हमने 4 शिविर रक्तदान के लगाए थे, बहुत सफल शिविर रहे थे हमारे। तो कोरोना का तो है भय, लेकिन सेवा काम तो रुक नहीं पाता है। सेवा कर तो नहीं कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों को अपने प्रभु की सेवा ही करना है। कोरोना से बचते हुए हम लोग कहीं भी जाते मास्क लगाते हुए अपनी सेवा कार्य जारी रखे हुए। सौरभ पांडे जी, 30 रुपए की थाली नहीं हो, 20 रुपए की थाली है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। 10 रुपए आप बढ़ाइए नहीं। चलिए, चेतन संजीव जी जुड़े हुए हैं, जो एक बेहतरीन चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं वेरी गुड जॉब। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। कोरोना में भी रक्तदान महान कार्य, रक्तदान महादान। सौरभ पांडे जी कह रहे हैं वो जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे। सर, अभी जैसा मैंने आपके बारे में शुरुआत में ही बताया कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान,
इसके विषय में हम, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये विषय मुझे बहुत ज्यादा छूता है, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं जब जाऊं तो कुछ ना कुछ इस दुनिया को, लोगों को दे के जाऊं, और मुझे लगता है कि अंगदान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है अपनी बात। तो इसके लिए क्या, कैसे शुरू किया और हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक देहदान होता है, एक अंगदान होता है। तो गोरखपुर में अच्छा। हाँ, अंगदान संभव नहीं होता है। अंगदान नहीं होता है यहाँ पर गोरखपुर में, जैसे केवल आप आई डोनेट कर सकती हैं। हमारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं जो डोनेट करने के 4-5 घंटे अंदर जीवित रहते हैं। अगर उनको समय से कहीं भेज दिया जाए तो जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो वो गोरखपुर में संभव नहीं है। और इसका हमारा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा कि भगवान के आशीर्वाद से हमारे दोनों बच्चे मेडिकल में हैं। तो जब वो गए तो पता चलता था कि बॉडी नहीं बच्चों को मिलती है पढ़ने के लिए। बच्चों को आजकल अच्छा। पढ़ने के लिए बॉडी नहीं मिल पाती है, बहुत शॉर्टेज रहती है। एक एक बॉडी पर 16-16 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसकी कमी देखते हुए फिर हमने एक विचार किया कि भाई, जब तक जी रहे तब तक रक्तदान करें, मरने के बाद अपना शरीर दान कर दिया जाए। आखिर शरीर को जो है या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, इसके अलावा कोई काम है? मरने के बाद 24 घंटे भी कोई अपने शरीर के किसी भी को हो अपने घर के अंदर शव नहीं रहने देता। वो कोशिश होती है अब इसको जल्दी से जल्दी बाहर करो। ऐसा ही होता है ना कि शव को पलंग से उतार दीजिए। अब जिस पलंग पर वो सोता बिल्कुल। रहता है, मरने के बाद कहा जाता है अब इसको पलंग से उतार दीजिए, अब इसको घर से बाहर करिए। तो अगर ये हमारा शरीर किसी के काम आ जाता है, एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका शरीर बहुत कम लोगों के काम आता है अगर हमने डोनेट किया है तो। ये सब विचार करने के बाद हम लोगों से बातचीत किए और हम लोगों ने देह दान का सोचा है। तो हम लोगों ने इसके लिए एम्स से फॉर्म लाए हैं, एम्स गोरखपुर के फॉर्म लाए हैं। और लगभग 12 लोगों ने, हम लोगों ने फॉर्म भर लिए, फिलिप कर लिए। उसके बाद उसका कचहरी से इसका बनता है, प्रमाण पत्र भी बनता है, नोटरी बनती है, वो सब बनवा के रखी हुई है। अब हम लोग 2-4 लोग और देने वाले हैं। तो हम लोग सबके फॉर्म भरे पड़े हैं, बस किसी टाइम भी हम लोग एम्स में जाएंगे, उसको वहां पर जमा कर देंगे। तो उसमें हमको एक कार्ड मिलता है। तो कार्ड जैसे ही मतलब हमारी मृत्यु होगी तो वो कार्ड घर वाले सूचित कर देंगे। तो वहां से आएंगे और हमारा शरीर ले जाएंगे और जहाँ जरूरत होगी वो शरीर भेज दिया जाएगा। और उसके पहले जैसे हमने आई भी अपनी डोनेट की हुई है, तो हमारी आई निकाल ली जाएगी। आंख दान तो अलग, नेत्र दान तो अलग चीज है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। उससे भी हमारी मरने के बाद ये नेत्र जला दिए जाएंगे किसी को। इससे हमारे नेत्रों से देखे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? हमारे शरीर का बिल्कुल। बिल्कुल। कोई भी हिस्सा किसी के काम आ जाए, जो कि हमारे मृत्यु के बाद एकदम मिट्टी है। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ, लेकिन वो मिट्टी भी अगर किसी के काम आ जा रही है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो जो भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि जीते जी तो आप लोग रक्तदान कीजिए, और मरने के बाद आप अपने शरीर को दान कीजिए। अगर शरीर का दान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आंख दान, नेत्रदान तो कीजिए। नेत्रदान करने को 4-5 घंटे के अंदर उनको मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज में भी, एम्स में भी है। वो लोग वहां से आके आपका नेत्र ले जाएंगे और किसी नेत्रहीन व्यक्ति को लगाएंगे। आपके नेत्र से कोई एक नेत्रहीन जिसकी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, अगर उसको दुनिया देखने को मिलेगी तो आपको कितनी आशीष देगा। हमको भले काम करने से इतने लाभ है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से सर। और अंगदान भी अगर कोई कर सके, चूंकि आपने बताया कि हाँ, गोरखपुर जैसे बड़े में शहरों अभी में, दिल्ली फिलहाल वगैरह में, संभव नहीं। हाँ दिल्ली में अंगदान संभव है, कई बड़े शहर, बॉम्बे में संभव है, हैदराबाद में संभव है। तो जो बड़े शहर है वहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध है कि वो अपने अंग दान कर देते हैं। तो उसके लिए ग्रीन एरिया बनता है, उस समय एकदम हवाई जहाज से उसको अंग भेज दिया जाता है, उसके नोट रहता है। तो इन सब चीजों को हमको भी जानकारी चाहिए, सबको जानना चाहिए। और जो अंग जला दिए जाए या दफना दिए जाए तो उससे अच्छा है किसी के काम आ जाए, तो बिल्कुल उससे सर। बेहतर कुछ। गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज कहलाता है, और अब तो वहाँ पे एम्स भी है। तो मुझे भी जी ये हाँ। जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है और थोड़ी सी निराशा भी हो रही है कि आज भी वहाँ पे अगर अंगदान की सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को लाभ हो सकता है। जी हाँ। जी एक इसको होना चाहिए, और कैसे कर सकते हैं आप लोग इस रास्ते को भी थोड़ा हाँ। सा बनाने का एक प्रयास कीजिए।
हमने जब इस सेवा को शुरू किया था तो हमारे पास 65 लोगों के नाम आ गए थे। 65 लोगों के नाम आ गए थे। उन लोगों ने सोचा कि हमारे मतलब घर वालों ने उनके सोचा कि यहाँ पर अंगदान हो जाएगा, हमको बॉडी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया गोरखपुर में। तो 15 लोग अभी भी हमारे पास हैं जो कि अपनी बॉडी डोनेशन को एकदम तैयार है, उनका फॉर्म भरे पड़े, नोटिस लगी हुई है, किसी भी समय हम लोग एम्स में जाके इसको। अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप लोग निश्चित रूप से इसका रास्ता निकाल लेंगे। और एक कमेंट है सुधीर श्रीवास्तव जी का, वो जानना चाहते हैं कि आदरणीय, मैंने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा है। देहदान के लिए मेरी वार्ता पीजीआई के संबंधित चिकित्सक से फोन पर वार्ता हुई है। क्या इस संबंध में आप कुछ सुझाव, सलाह, मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात की है और ये कमेंट पढ़ने में मैं लेट हो गई। तो सुधीर जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। समीर पांडे जी हैं, कह रहे हैं जसपाल जी को कोटिसर प्रणाम। और रागिनी पांडे जी हैं, मैं और मेरे पति डॉक्टर सौरभ पांडे जी भी देह दान करेंगे सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजी। रुपेश कुमार सौरभ पांडे जी बहुत सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, तो उनको तो मेरा धन्यवाद बोलिए। उन्होंने संकल्प लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको सुन रहे हैं सर। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अंगदान की व्यवस्था की अधिक आवश्यकता है। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि समस्या ही समाधान को उत्पन्न करती है, जब हमें मालूम है कि दिक्कत हो रही है तो हम रास्ता निकालने का एक प्रयास करेंगे। समीर पांडे जी ये कहते हैं कि धन्यवाद स्मिता जी, जो आपने इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को सुनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं इंसानियत सीखनी हो तो जसपाल सर से सीखा जा सकता है। निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि अभी तक जितनी भी बात हुई है ना, वो इंसानियत की आप मिसाल हैं। सही बात। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, जीवन की यही सच्चाई है, यह एक ईश्वरीय कार्य, जसपाल जी को नमन। मैं फटाफट से कमेंट ले लेती हूँ सर। जसपाल जी गोरखपुर की शान है, जय धराधाम। समीर पांडे जी जय धराधाम से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही दिलेरी का काम है ये, आप करने के लिए तैयार है और बहुत लोगों को तैयार भी कर लिया है। बहुत बड़ी सोच है आपकी, जय हो। चेतन संजीव जी कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सभी लोग प्रेरित होकर के आपसे जुड़ेंगे जरूर। अपना नंबर बताने के लिए कह रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव जी। तो सुधीर जी आप इसको नोट कीजिए। नंबर 9936135143। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 9936135143। 88 दूसरा नंबर 4016। एक मिनट फिर से बोलिएगा, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। दोनों नंबर, दूसरा नंबर 88 दूसरा नंबर 8840161432। ठीक है, तो ये 2 नंबर हैं सर थे, आप लोग इस पे आपके मतलब गोरखपुर में कोई भी किसी को भी हमारे सहयोग की, सहायता की, सेवा की जरूरत हो तो निसंकोच किसी भी समय कोई भी कॉल कर सकता है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका है कि आपने बुलाया हमको, इससे बात करवा रही हैं आप सबसे। मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं कैसे रास्ता निकालूं कि आपसे बात की जाए। मैंने 1-2 बार देखा है, और बल्कि कई बार देखा है आपके कार्य को करते हुए, और जिस तरह से आप गोरखपुर में इतने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो मेरी बस बहुत अच्छा रहती है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे लोगों को लोगों तक पहुंचाना, ताकि समाज में एक प्रेरणा फैले और लोग उसके लिए जागरूक हों कि कब तक मैं क्यों जीना ना। जब हम कुछ अच्छा करने लायक हुए हैं, जब मानव जीवन मिला है, तो हम कुछ अच्छा करने के लिए क्यों ना सोचें। तो ये एक सोच है सर, और आप उसमें लगे हुए हैं, और मेरा तो मैं जिस तरह से सहायता कर सकती हूँ मैं भी करूंगी, और मुझे लगता है कि सभी लोग करेंगे। सभी ने आपका नंबर नोट कर लिया, और बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके नंबर वाले। तो ठीक है।
सर, इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतना सारा आपका इतना लंबा कार्यकाल है, तो इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छी, खट्टी, मीठी, कुछ बुरी यादें बनी हुई होंगी। तो उसमें से अगर कोई संस्मरण ऐसा हो जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहें तो क्या होगा? सब लगभग अच्छे ही संस्करण है, किसी की कोई वो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाते, हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो ब्लड ग्रुप बैंक में ही नहीं है। जब वो ब्लड ग्रुप बैंक में नहीं है तो हम कहाँ से दिलवा सकते हैं? तो उस समय कई लोग कहते हैं कि आपने ब्लड नहीं दिलवाया, ये नहीं किया। तो उस समय थोड़ा कष्ट होता है कि इतना करने के बाद भी कभी कभी कुछ बातें सेवा करते समय सुननी ही पड़ती है कि आपने हमको इस समय ब्लड नहीं दिलवाया, हमको जरूरत है। हम जो ब्लड गोरखनाथ से लेते हैं वो 1-2 यूनिट हम प्रतिदिन ले सकते हैं, कभी कभी ज्यादा भी मिलना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं रहती हैं, लेकिन सेवा करते हुए सब सुनना पड़ता है, तो उसकी कोई बुरा नहीं मानते हम लोग अपना काम करते जाते हैं। कहने वाले कहते रहते हैं, हम लोग अपनी सेवा काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, किसी का कोई वो है नहीं। हम लोग जब कहीं भी सेवा करते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हम देखते हैं बस वो जरूरतमंद है क्या नहीं है, कौन किसके घर से है क्या नहीं, इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखते। तो सबसे सहयोग मिलता रहता है। और जहाँ तक ब्लड की बात है, तो ब्लड के अभी भी आज भी समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। आज भी लोगों के मन में पता नहीं क्यों है, इतना प्रयास करने के बाद भी लोगों के मन से भय जा नहीं रहा है। वो एक अगर बेटे को जो माँ को जरूरत है, माँ कभी नहीं चाहती है कि बेटा हमारा ब्लड डोनेट करे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5-5 हजार 6-6 हजार तक के ऑफर लोग करते हैं कि आप ये ले लीजिए, हमको 1 यूनिट ब्लड दे दीजिए। तो हम लोग उस समय बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर है, अगर आप भाग्यवान है, आपको भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, तब रक्तदान से घबराते क्यों भाई? हम लोग इतना समझाते हैं कि हर जब आप रक्तदान करते हो तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा होती है, नया रक्त। वैसे भी अगर हम रक्तदान नहीं करते हैं तो हर 3 माह में हमारी लाल रक्त कोशिकाएं स्वतः मर जाती हैं, उनको डेड होने नया रक्त निरंतर बनता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि रक्त का अभी तक कोई विकल्प नहीं मिल पाया है। रक्त की अगर जरूरत है तो किसी के रक्त से ही पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या, मतलब शर्म की बात है हमारे लिए, कि हमारी कुल जनसंख्या 135 करोड़ है WHO के अनुसार, और हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है प्रति वर्ष लगभग 1,10,000 यूनिट की जरूरत पड़ती है लगभग। और हम दे कितना पाते हैं? स्वैच्छिक रक्तदान की बात कर रहे हैं, 90 लाख यूनिट लगभग स्वैच्छिक रक्तदाता रक्तदान करते हैं। वो स्वैच्छिक अपने रिश्तेदारों को भी होते हैं, जो कि मतलब अपने खास रिश्तेदारों को देते हैं, समाज के लिए तो अभी बहुत कम है। जनरली लोग अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के लिए रक्तदान करते हैं। तो ये जो 20-25 लाख की कमी की वजह से हजारों लोग अकाल मृत्यु को ग्रसित हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार हम और आप हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में लोगों के बीच खुलेआम संवाद हो, लोगों को बताया जाए, क्योंकि आज भी जो हम अंतर्राष्ट्रीय रक्त दिवस या राष्ट्रीय रक्त दिवस मनाते हैं, वो एक कमरे के अंदर बैठ के जो रक्तदाता होते हैं वही आते हैं, डॉक्टर साहब बोल गए, समझा दिए, हम लोग समझ गए, लेकिन समाज के अंदर उसका बहुत कम प्रभाव जा रहा है। अगर हम उसके बारे में और प्रचार प्रसार की जरूरत है, खास करके रक्तदान के लिए, देह दान के लिए भी हमारा एक सुझाव है, सरकार ये पुरस्कार करे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी लावारिश लाशें भी आती हैं बिल्कुल। जिनका हम अंतिम संस्कार नहीं ठीक से कर पाते हैं। हमने तो राजघाट पर अपने देखा हुआ है कि कैसे उसको, क्योंकि उस जो लावारिश लाशों का पैसा अभी भी बहुत कम है, जिसमें अंतिम संस्कार हो ही नहीं सकता है, तो थोड़ा सा नदी में बहा दिया जाता है, थोड़ा सा गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है। अगर सरकार कुछ कानून इस पर भी विचार करके बना दे कि जो लावारिश लाशें हैं वो मेडिकल कॉलेजेज में भेज दी जाए, तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ फायदा होगा, उनको पढ़ने में भी सुविधा होगी। इन सब बातों पर भी बहुत विचार है, बहुत चर्चा की जरूरत है, लेकिन अपने जी, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि हम लोग के मानसिकता में ना, हमारे समझ में ये है कि ऐसा होता है। मतलब आपने बताया तो मुझे आज पहली बार ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, जबकि दिमाग में ये चीज सेट है कि जो लावारिस लाश है शायद इस तरह का ही कार्य उसके मतलब किया जा रहा है। लेकिन ये वाकई विचारशील ही होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ बातों पे ऐसा मैं निशब्द हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सरप्राइज हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई कार्य बहुत ही स्वतः
चल रहा है, लेकिन आज आपके माध्यम से पता चला कि अभी बहुत जरूरत है। जी, सौरभ पांडे जी भी कह रहे हैं कि लावारिस लाशों के लिए भी कानून बनाने चाहिए। कानून तो मुझे लगता है कि बना ही होगा, और इसमें क्या कहूँ मैं, पता करना पड़ेगा। सर और बताइए, और लावारिस बताइए कि लाशों का क्या। ये है ना, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसका 200-400 रुपए, कभी कभी तो जिस चौकी में, जिस थाने में घटित होती है, वो चौकी इंचार्ज अपने पास से पैसा लगा के देता है, और ठेले वाला उसको एक कपड़े में लाद के ले जाता है और वहां जाके फेंक देता है, जैसा मन करे उसका, कोई देखने वाला नहीं होता है। मतलब इतने पैसे भी सरकार नहीं देती है कि उनका सम्मान पूर्वक हम लोग अगर संस्कार करना है, अंतिम क्रियाक्रम करना है, तो इतने पैसे भी नहीं देती है सरकार, देती है वो चौकी इंचार्ज अपनी जेब से पैसे देता है। फंड समाज बहुत का ये कम है। भी एक रूप। बिल्कुल सर। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में भी लावारिस लाश के रूप में होती, तो क्या वो लोग अपने से नहीं उसको मेडिकल उसमें यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं, कुछ नियम ऐसा नहीं है हो नहीं? सकता है। नहीं, जब तक आपने बॉडी डोनेशन का फॉर्म नहीं भरा होगा, मेडिकल कॉलेज आपकी बॉडी नहीं देगी। उसके लिए आपको फॉर्म भरेगा पड़ेगा, नोटरी लगानी पड़ेगी, तब उसके बाद वो बॉडी आपकी मेडिकल कॉलेज में जाएगी, स्टूडेंट को तभी मिलेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है अभी। अगर कुछ सरकार इस तरफ विचार करे कि लावारिस लाशों को ही मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाए, तो हम समझते हैं काफी केसेज में बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से। और फिर मुझे लग रहा है कि सौरभ पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि कानून बनाए जाने की ही आवश्यकता है इस पे, क्योंकि बिना नियमों के सही जानकारी के हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। रईस सिद्दीकी जी हमसे जुड़े हुए हैं सर, और कहते हैं कि खिदमत खल्क मानव सेवा धर्म का एक हिस्सा ही नहीं, बल्कि मन को, आत्मा को शांति सुकून प्रदान करने वाला कीमती लम्हा होता है। आपको सलाम। नहीं, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बहराइच से जुड़े हुए हाँ, हैं उनको रईस शुक्रिया सिद्दीकी बोलिए जी। हमारा। हाँ, शुक्रिया बोलिए उनको हमारा, बहुत सही कहा रईस जी, उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और बहुत अच्छे शायर हैं रईस जी, और आपसे जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो भी आपसे प्रेरित होकर के रक्तदान और देहदान के प्रति वो भी जागरूक होंगे, और अपने क्षेत्र में भी लोगों को एक जागरूक करने का भी कार्य करेंगे। रईस जी, इसको नोट कर लीजिए आप। तो सर, आपसे ये जानकर के मुझे मतलब मन बड़ा उद्वेलित सा हो रहा है कि ये होना चाहिए, और ये अभी तक हमने नहीं, हम लोग उसको नहीं छू पाए, ऐसा नहीं कर जी, पा रहे हैं, तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। अभी हमें बहुत ही किस ज्यादा बात? संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जी सर। अब ब्लड डोनेशन के और लिए भी अगर मोहल्ले में, अगर हम लोग 15-20 युवकों को भी एक समिति बना लें कि मोहल्ले में किसी को भी रक्त की जरूरत हो, तो इतने युवक हैं इस मोहल्ले में कि कोई भी आदमी जाके किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको बेचारे को नहीं परेशान होना पड़े। एक तो उसके घर बीमारी आई हुई है, उसको रक्त की जरूरत है, बिल्कुल। कोई रक्त देने को तैयार नहीं। हम लोग तो देखते हैं ना कि रात को 12-12 बजे भी रक्त के लिए कैसे कैसे परेशान लोग घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों की थोड़ी हमारी संवेदनशील होना चाहिए हमें, कि कम से कम 10-12 युवक भी अगर मोहल्ले में एक साथ हो जाए, ग्रुप बना ले। जैसे शहर में तो हमारे पास ग्रुप है, लेकिन हर मोहल्ले में हमारा ग्रुप नहीं है, वहां से कहीं से पता चलता है, तब हम लोग कोशिश करते हैं अपनी। तो अगर हर 10-12 लड़के, 15-20 नवयुवक युवतियां मिल जाए, तो ये समस्या का समाधान तो बहुत आसानी से हो सकता है। हमारी जनसंख्या का कुल 2% भी रक्तदान करने लग जाए, तो हमारे ब्लड बैंक रक्तों से भरे रहेंगे, किसी को कभी कमी हो ही नहीं सकती है। जो लोग जाएंगे अपना रक्त ले लें, रख लेंगे, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं हो निश्चित पा रूप रहा। से सर। और मुझे लग रहा है कि यही समस्या नहीं, अगर मोहल्ले के आधार पे अगर एक संगठन होने लग जाए ना, तो मुझे लगता जी है कि बहुत सारी समस्याएं, बल्कि सारी ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी क्योंकि छोटे छोटे जब क्षेत्र में आते हैं लोग, अपना कार्य करते हैं ना, तो उसका असर कुछ और ही होता है। क्योंकि हम हमेशा, अपने शुरू में ही कहा कि सरकार का मुंह देखना ठीक नहीं होता है। मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानना चाहते हैं आप, तो आप अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। रागनी पांडे जी कहती हैं, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत ही कविता के अंदाज में, गीत के अंदाज में अपनी बात को रखा है। रागनी पांडे जी अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, उनको हमारा नमस्कार बोलिए।
जी, नमस्कार रागिनी जी। और सारा पांडे जी भी हैं, कह रहे हैं रक्तदान के लिए सभी को आगे आना होगा, आगे आना होगा, क्योंकि आपका खून तो ऐसे भी वो 3 महीने में बेकार हो जाता है, फिर नया बनता है, तो आप दान ही दे दो भाई, सही बात है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर, इतनी सारी बातें हो गई और भी बहुत कुछ आपसे जानने को है, और आपके कार्य को जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से एकदम नमन योग्य है और लोगों के लिए एकदम प्रेरणादायी है। कब से इतना लंबा अंतराल हो गया, उसके बारे में भी आप हमें बताइए, और साथ ही ये भी कि गुरुद्वारे से किस तरह का कार्य अलग तरीके से कुछ हो रहा है। गुरुद्वारा संगठन जो है उसमें क्या डेली लंगर वहां भी होता है, जैसे कि अलग अलग गुरुद्वारों का कल्चर रहा है अभी तक? जरा आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिएगा। मैं आपको फिर से वापस से गुरुद्वारे से ही जोड़ना चाहती हूँ कि गुरुद्वारे जी का बोलिए। क्या कार्य है वहां पे। गोरखपुर जहाँ तक सभी गुरुद्वारों में सेवा कार्य हमेशा होते रहते हैं, काफी होते रहते हैं गुरुद्वारे के माध्यम से। हमारे किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए तो हर गुरुद्वारे में रहने की, ठहरने की और भोजन की व्यवस्था होती है। गोरखपुर में भी हमारे पास कमरे बने हुए हैं गुरुद्वारे में, आप उसमें आके 3 दिन रह सकते हैं, लंगर खाइए। गुरुद्वारों का मतलब ये होता है कि दूर उसमें एक निशान साहब होता है जो दूर से दिखाई देता है कि गुरुद्वारा यहाँ पर है। तो हमारे पास, गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो यहाँ पर इस समय ये हाल है कि जब कोई एग्जाम वगैरह बच्चों का होता है, जो बाहर से बच्चे आते हैं, 100 बच्चे इकट्ठे आके हमारे हॉल में रहते हैं और वो अपना एग्जाम दे के चले जाते हैं। तो उनको एक ठहरने की, उनको एक सुरक्षित जगह मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, भोजन जिसको करना होता है उसको भोजन की भी व्यवस्था रहती है। और बाहर से वैसे भी कोई आता है तो हमारे रूम्स बने हुए अच्छे रूम्स हैं, तो उसमें 3 दिन कोई भी ठहर सकता है और किसी भी जात धर्म का परहेज किए बिना उसमें कोई भी रह जाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह के सिद्धांत के अनुसार हमारे गुरु नानक देव जी ने हमसे कहा है। तो हम सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गुरुद्वारों में आज भी जो है हम कई तरह के मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं। हमने यहाँ पर गोरखपुर में चश्मों का भी लंगर लगाया था, एक डॉक्टर साहब के सहयोग से। यहाँ पर करीब 2700 लोगों को हमने यहाँ पर चश्मा वितरित किया था। तो इस तरह के अनेक तरह के सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे यहाँ की जनता के सहयोग से, क्योंकि कोई भी काम बड़े बिना सहयोग से संभव नहीं होता है। और गोरखपुर में कभी आप आइए, गुरुद्वारे में आइए, भव्य गुरुद्वारे का निर्माण हो चुका है धर्मशाला सेंटर में। आप आइए, मत्था टेकिए, प्रसाद लीजिए और गुरुद्वारे के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब तो एकदम बस दिली इच्छा है कि जब भी गोरखपुर आऊँ मैं, तो आपके गुरुद्वारे भी आऊँ और आपसे तो मिलने का बस अंदर से आ ही गई इच्छा। बहुत सारे लोग हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, कहती हैं कि जसपाल अंकल जी के कार्यों का कोई सानी नहीं है। निश्चित रूप से सुनीता जी, और जितनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं ना, मैंने भी ऐसा ही देखा। सुनीता जी देर से जुड़ी हैं आपसे, लेकिन हाँ जुड़ गई। जी, जी, निशा जी आज रईस पूजा कर सिद्दीकी रही जी। थी ना। अच्छा। इसीलिए सेवा भाव की खान देखनी हो तो किसी भी गुरुद्वारा का दर्शन करना चाहिए, यह एक हकीकत है। रईस सिद्दीकी जी कह रहे हैं, क्या बात है ना, बिल्कुल देखिए, सही बात है। कोरोना कोरोना संक्रमण के समय हम्म। जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, सरकार हमारी फेल हो चुकी थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पा रही थी, उस समय आखिर सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारों के माध्यम से कई जगह लंगर लगाए, ऑक्सीजन के लंगर लगाए जहां ऑक्सीजन निःशुल्क। लंगर। जी। और यहाँ पर बाजार में 10-10 हजार रुपए के ब्लैक हो रहे थे सिलेंडर। कितनी शर्म की बात है कि हम मरते हुए आदमी से ब्लैक में लगे हुए हैं, उसमें ब्लैक धंधा कर रहे हैं, और एक समुदाय जो आपकी सेवा करने को तैयार है कि वो उससे भी तो कहीं से वो गैस सिलेंडर खरीद के ही तो लगाए होंगे। कोरोना संक्रमण के समय हमने बहुत कम समय में, खास करके दिल्ली की बात करूं, कोरोना संक्रमण के समय में दिल्ली में कई अस्पताल कोविड हॉस्पिटल बन गए। बॉम्बे में जी। हजूर साहब गुरुद्वारा है, वहां पर उन्होंने अपना सारा फंड खोल दिया एक हॉस्पिटल के लिए। जितना सोना चांदी उनके पास था सब उन्होंने कह दिया कि हम एक कोविड हॉस्पिटल बनाएंगे हजूर साहब में। तो इस तरह के हर गुरुद्वारे ने अपने अपने, कानपुर में काफी सेवा हुई, हर गुरुद्वारे ने अपने अपने तरीके से सहयोग किया। हम सभी धार्मिक संगठनों से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने अपने धार्मिक स्थलों में जो भी धन रखा वो जनता का दिया हुआ है। अगर जनता कष्ट में आती है तो हमको दिल खोल के उनकी सेवा के लिए उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए। हर धार्मिक स्थल को हॉस्पिटल बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाने चाहिए,
ताकि आने वाली जनरेशन हमारी उनका फायदा उठा सके और एक हम सब भी भारत का निर्माण कर सके। ये हम सबकी ड्यूटी होती है। धार्मिक स्थलों को, जो भी धार्मिक स्थल किसी से भी धर्म के हो, उनकी ड्यूटी बनती है कि समाज के प्रति भी उनका दायित्व होता है। केवल पूजा करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान पूजा आपकी सेवा भावना से ही होंगे। आखिर आज आप गुरुद्वारों में जो भी सेवा हो रही है, उस आप सबके सहयोग से हो रही है, केवल सिख पंथ के सहयोग से नहीं हो रही है, उसमें सभी धर्मों का सहयोग रहता है। तो गुरुद्वारे में जो सहयोग हो रहा है, आप मंदिरों के खजाने खोलिए, मस्जिदों में जो पैसा पड़ा हुआ उसको निकालिए, बाहर किसी भी धार्मिक स्थल पर उसके आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, बच्चों को पढ़ने के उचित शिक्षा व्यवस्था में आप सहयोग करें, तो इसके वर्ग के लिए कोई सेवा नहीं होगी और ईश्वर भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। हम तो यही समझते हैं और हम सबसे अनुरोध भी करते हैं कि भाई आपके इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, जो पैसा आपका है जरूरतमंद तक पहुंच जाए तो उससे बड़ी कोई सेवा। जी, बिल्कुल। और क्या बात है ना, हर तरह का कहते नहीं सब कुछ यही छोड़ के जाना है, तो बस इसका ही प्रयास रहना चाहिए। यहाँ तक कि आपने तो देह दान की भी बात की है, जो कि यूं ही क्यों बर्बाद कर देना, किसी के काम आ जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच है और इस तरह से सोच पाना बहुत बड़ी बात है। हर जितने भी कमेंट्स में यहाँ पे देख रही हूँ, हर सभी लोग आपसे बहुत एकदम सहमत हैं। आशीष नंदन सिंह जी अभी अभी हमसे जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि वर्तमान युग के रक्तदाता संत हैं आप, मिसाल हैं। और बहुत सारे लोग एक पिता की तरह सबकी सेवा और सहयोग करते हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी कह रही हैं। मैं मतलब हतप्रभ हूँ और अंदर तक इतना अच्छा महसूस कर पा रही हूँ कि एक व्यक्ति के लिए कितना प्यार है और निश्चित रूप से कितना समर्पण होगा उस व्यक्ति का, तब लोगों का ऐसे प्यार बन पाता है। बहुत बहुत सर आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें और इतनी महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की है, लोगों को एक जागरूक करने का आपने कार्य किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। चूंकि आपने तो अपनी सारी बात, मुझे लगता है कि अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों से तो क्या कहें? भाई, गोरखपुर के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला हुआ है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों से मुझको मिलवाया। और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ भाई, मैं तो, मेरा नाम खुनचुसवा भी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं तो रक्त लेता रहता हूँ। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करूंगा कि हर 3 माह में अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वर्ष में 2 बार रक्तदान अवश्य करें। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसको चुन लीजिए, या अपना जन्मदिन, अपना वैवाहिक दिवस। अगर 4 दफा तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है तो कम से कम 2 बार रक्तदान अवश्य कीजिए। आप पहली दफा रक्तदान कीजिए, आपको देखिए अंदर से कितनी खुशी का अनुभव होगा। आपका शरीर का जब रक्त की कुछ बूंदे दूसरे के शरीर में प्रवाहित होंगी, उससे आपका खून का रिश्ता हो जाता है। आपको जो खुशी अनुभूत होगी उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस सबसे यही निवेदन करूंगा, आपसे भी करूंगा कि आप भी रक्तदान करिए। तो इससे अच्छा कोई भी रक्तदान जो है बहुत बड़ी सेवा है। आपके एक रक्तदान से 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, तो इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती है। तो रक्तदान कीजिए, नेत्रदान कीजिए, अगर हो सके, संभव हो सके तो देहदान भी कीजिए, नहीं तो नेत्रदान और रक्तदान तो जरूर अवश्य करें। मैं सर, और मैंने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातों से हमें जोड़ा, हमें इतना प्रेरणा दिया आपने। और निश्चित रूप से मैंने तो अपने मन में संकल्प ले लिया है कि अब वाकई मेरी भूल थी, ये हम लोग इतना भटके हुए थे या कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें भी ये सोचना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे एकदम वादा करती हूँ कि हर 3 महीने पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रक्तदान करूं। और आप लोग भी प्रण ले लीजिए मन ही मन में और सर के कहे हुए बातों पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेंगे, तो जीने में भी मजा आएगा। उसके बाद भी ऊपर से भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें अपनी बात को लगाए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और इतने महत्वपूर्ण बातों को आपने सुना और लोगों तक भी आप निश्चित रूप से आप इसको पहुंचाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक मिनट सर, आशीष नंदन सिंह जी कह रहे हैं कि इस आधुनिकता के दौर में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, वो जानना चाह रहे हैं, तो ये आप बताते हैं फिर हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। आशीष नंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो समाज सेवा कर रहे हैं
युवकों से यही अनुरोध है कि वो समाज, एक सुदृढ़ समाज के लिए अपना कार्य करें। आज का युवक भटका हुआ है, तो उस भटकाव से आप खुद भी दूर रहें और लोगों को भी दूर करें। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आप लोग का बहुत सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग रक्तदान के लिए भी अभी युवा हैं, आपके पास एक बहुत लंबा, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, 18 से 68 वर्ष तक की उम्र के लोग आप लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान से आप अपने अपने रक्त से बैंकों को, ब्लड बैंकों को भर दीजिए और एक स्वस्थ समाज के लिए आप लोग कार्य करिए। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। बाकी सब आप लोग का आशीर्वाद। निश्चित रूप से, और आपने अच्छा हुआ कि युवा का जिक्र किया यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल शनिवार शाम को 6:30 बजे युवाओं को समर्पित एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यूथ स्पीक। तो उससे भी आप लोग जुड़िए, देखिए कि क्या सोचते हैं आज के युवा। कल हमारे साथ 2 कॉलेज गोइंग गर्ल्स होंगी, 2 लड़कियां हैं जो आपस में बात करेंगी, अपने बारे में बताएंगी। तो उनसे भी हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है जनरेशन गैप को भी भरने का एक प्रयास है। तो बस मैं चाहूंगी कि उसको भी आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से हमें जोड़ा। और बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर में रहिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से कुछ नहीं फैलता, सिर्फ प्यार बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।